नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात सबसे बड़ी सियासी हलचल की करेंगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक लालू यादव के 17 ठिकानों पर 15 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी हुई है और इस दौरान सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें लालू यादव के परिवार के 4 लोग शामिल हैं। लालू यादव पर आरोप यह है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते वक्त जमीन के बदले नौकरी दी। सीबीआई छापेमारी पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और उन्होंने सीबीआई टीम को घेरा है, विरोध किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज विधायकों की बैठक बुलाई है और वहीं 27 महीने बाद यह दूसरी बड़ी खबर जो है वो यूपी से है। 27 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का दर्द सामने आ गया है, छलका है। आजम खान ने इशारे इशारों में अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेरी तबाही के पीछे मेरे अपनों का हाथ है। यूपी से लेकर पटना तक हो रही सियासी हलचल पर बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा और राजनीतिक विश्लेषण भी होगा इसका। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं सीबीआई रेड पर कैसे सियासत हो रही है, सुनिए जरा। आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ जब हमने रेड की बात सुनी। दुख जरूर हुआ कि कहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की, संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। ये आप देख सकते हैं कि देश में जो फिरका परस्त ताकतें इस देश की सत्ता पर बैठी हुई है, सत्ता के लिए क्या क्या कर रही है। सांप्रदायिक भावना फैलाना, विरोधियों का दमन करना, इस जनता का विश्वास जितना नहीं है इनका कदम। ये इलेक्शन के पहले कुछ ऐसी वारदातें करना चाहते हैं ताकि उससे अचानक एक पोलराइजेशन हो और उस झोंक में वो जीत जाए। आपने सजा दी तो कोई जज बीजेपी का व्यक्ति नहीं ना है। आप तो हर तरह से मुकदमा लड़े, तो आपने जो बोया वो आप भुगत रहे हैं, जो आपने किया उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। तो किस तरीके से ये जो 2 राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, इस पर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वो हम आपको सुना रहे थे। खास पैनल इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। आप देख सकते हैं, स्वागत है मैडम आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। साथ ही कपिश श्रीवास्तव जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत है। और मेरे 2 सहयोगी वाराणसी से राजीव रंजन मौजूद हैं और सौरभ कुमार पटना से। राजीव, मैं आपके आऊंगी राजनीतिक विश्लेषण के लिए इन दोनों खबरों का, लेकिन उससे पहले पटना लिए चलते हैं। सौरभ, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सीबीआई रेड के बाद, और इस रेड पर काफी सियासी बवाल मचा हुआ है। जी बिल्कुल विप्लेश, मैं इस वक्त लालू आवास के सामने खड़ा हूं। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यहां पर आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कल यहां पर खचाखच लोग थे और आरजेडी के कार्यकर्ता थे, सैकड़ों की संख्या में थे। और जब सीबीआई की जो टीम थी वह रात 9 बजे यहां से निकल रही थी तो उनको कार्यकर्ताओं ने घेरने की भी कोशिश की। उनकी जो गाड़ियां थी उन पर भी हाथ मारा गया था और उसके बाद राबड़ी देवी को अंदर से बाहर आना पड़ा था और वह जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शांत किया। राबड़ी देवी ने कहा कि इनको आराम से जाने दीजिए। हालांकि बीच में अगर शाम की बात करें तो शाम में अंदर से खबर आई थी कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वह राबड़ी देवी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो और अमर्यादित है। उसके बाद जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे काफी उत्तेजित हो गए थे और बाहर में सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कल करीब 15 घंटे तक सीबीआई ने जांच पड़ताल की, लोगों से बातचीत की, चाहे तेज प्रताप यादव हो, राबड़ी देवी हो। और यहाँ पर 2 रूम ऐसे थे जब सर्च अभियान सीबीआई ने परमिशन मांगी राबड़ी देवी से तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन 2 कमरे ऐसे थे जिसकी चाबी राबड़ी देवी ने मुहैया नहीं कराई और उसके बाद बाहर से जो चाबी बनाने वाले होते हैं उनको बुलाया गया और उस 2 रूम के ताले खोले गए। सबसे बड़ी बात है कि खोलने के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, सीबीआई ने यहां पर जांच के बाद, छापेमारी के बाद यहां पर 2 कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और कई कागजात लेके गए हैं। हालांकि
जो लालू प्रसाद यादव के वकील थे उनसे जब पूछा गया कि सीबीआई के हाथ क्या क्या मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली थे। 2017 में जिस तरीके से छापामारी हुई थी और कुछ भी हाथ नहीं लगा था, हाथ बिल्कुल सीबीआई के खाली थे। तो कल भी जो लालू प्रसाद यादव के वकील थे उनका यही कहना था कि आज भी कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अब यह देखना होगा कि सीबीआई आगे के बारे में क्या बताती है, क्या डिटेल कहती है कि उन्हें यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 2004 से 2009 का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उसी समय उन पर आरोप यह लगाया गया था कि 12 लोगों को उन्होंने नौकरी दी थी और उसके बदले में जमीन मुहैया कराई गई थी उन्हें और उनके परिवार को। इसके आधार पर जो सीबीआई ने कल जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें लालू परिवार के 4 सदस्य हैं। इसके अलावा 12 वो लोग हैं जिन्हें नौकरी मिली थी, यानी कुल 16 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अगर सियासत की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरजेडी के सभी जो नेता हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ थे और काफी मुखर हो रहे थे और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, और इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी, उसको कहीं न कहीं कम करने के लिए यह केंद्र सरकार की साजिश है कि उन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल किया है। जी ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए आपने पूरी जानकारी हमें दे दी है, पूरा अपडेट हमें दे दिया। दोबारा आएंगे। राजीव रंजन, दोनों खबरों के विश्लेषण के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ। बिहार में जो हलचल है रेड को लेकर, उसमें जितने भी अभी नेताओं के बयान हमने सुने हैं उसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता उन पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। और राजीव, आपको याद होगा कि ईद के मौके पर जब इफ्तार पार्टी रखी गई थी तो तेज प्रताप यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार से हमारी एक सीक्रेट डील हो गई है। इसके राजनीतिक मायने। दूसरा, ये आजम खान ने यह कहा कि मुझे अपनों ने बहुत दुख दिया है, तो उनके अगले कदम पर सबकी नजर है। 1 मिनट रुकिएगा राजीव, मैं ये एक खबर ले लेती हूं, उसके बाद आती हूं। 27 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद आजम खान जब अखिलेश से नहीं मिले तो उनका दर्द छलक उठा। आजम खान ने शाराना अंदाज में अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं, फिर राजीव का रुख कर लेंगे। देखिए, इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। राजीव, आपके पास आ रही उस बयान के मायने। राजीव, देखिए विपनेश, आजम खान की नाराजगी, खुशी सब इस तरह के वो इस मिजाज के आदमी हैं जो उनको करीब से जानते हैं। आजम खान कहते क्या है और कब कहते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, इसी तरह 2010 में 2009 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा आपको अतीत बताता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी की आगरा सम्मेलन में टोपी पहना दी गई और कल्याण सिंह का समर्थन समाजवादी पार्टी ने 2009 के चुनाव में लिया था और बुरी गति हुई 2009 में समाजवादी पार्टी की, जहां 2014 में 34 सीटें थी वो बहुत घट करके आ गई नीचे और तीसरे स्थान पर, मतलब कांग्रेस पहले पे पहुंच गई। तो इसका पूरा ठीकरा मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह पर इनडायरेक्टली फोड़ दिया कि कल्याण सिंह को वो लेकर आए थे, और इसी घटनाक्रम में आजम खान बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया था, सब कुछ एक तरह से मुलायम सिंह यादव से। इवन यहाँ तक बात होने लगी थी कि समाजवादी पार्टी में छोड़ करके आजम खान कहीं चले जाएंगे। जब वो वापस आए, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था मुलायम सिंह यादव के लिए कि तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, तेरा इंतज़ार लाजिम है, कभी मुड़ के घड़ी की तरफ नहीं देखा। मुनव्वर राना का एक गज़ल, उसका एक शेर है।
तो मुलायम सिंह यादव और आजम खान में ऐसे रिश्ते थे, ऐसे रिश्ते हैं कि वो उनके नाज नखरे आजम खान के मुलायम सिंह उठाते रहे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी दूसरी समाजवादी पार्टी हो चुकी है और आजम खान के पूरे विधानसभा चुनाव में एक आजम खान और उनके बेटे को छोड़कर मुझे लगता है 2-1 टिकट मिले हों, आजम खान के करीबियों को तो मिले हों, नहीं तो वो भी टिकट उनको नहीं मिले। ये उनका दर्द था। दूसरी बात ये कि जिस तरह से 27 महीनों में वो जेल में रहे और पार्टी के टॉप 4-5, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो आपको याद होगा कहा जाता था कि उस सरकार में शुरुआती 2-2.5 साल में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, उस 5 में एक आजम खान भी थे। इस तरह की हैसियत उनकी पार्टी में थी। लेकिन जिस तरह का माहौल अब पार्टी में है उसमें आजम खान अपने बेटे और अब खुद विधानसभा में पहुंचे हैं, उनके करीबियों को उस तरीके से नहीं तो आजम खान तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक के हर जिले में उंगली रख दिया करते थे कि इनको टिकट दिया जाए और मुलायम सिंह 50% लोगों को टिकट उसमें दे भी दिया करते थे। अब ऐसे वक्त में आजम खान तेवर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा विपनेश, क्योंकि दिलचस्प कहानी इसमें है कि ऐसे वक्त में तेवर दिखा रहे हैं आजम खान, जबकि अखिलेश यादव बहुत टेंशन में है। टेंशन में किस लिए है कि अभी आज मैं 21 तारीख को बात कर रहा हूं, 24 तारीख से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटों पर पर्चा दाखिला शुरू होने जा रहा है। 10 जून को उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो जाना है। अब 24 तारीख तक यानी 2 दिन के अंदर अखिलेश यादव को अपने 3 उम्मीदवार 7 भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में जाने उत्तर प्रदेश से तय है, 3 समाजवादी पार्टी से जाने तय है। 11वीं पर भी भाजपा की ज्यादा मजबूत पकड़ है, यानी 8 सीट भाजपा के कोटे की है और 3 समाजवादी पार्टी के कोटे की है। अब आजम खान के तेवर आप देख रही हैं, बाप बेटे दोनों विधायक हैं, शिवपाल यादव है ही और भी उनके कुछ करीबी लोग हैं। तो इस राज्यसभा चुनाव में कहीं अखिलेश यादव की दिक्कतें, टेंशन ये दोनों शिवपाल और आजम खान मिलकर के बढ़ा न दें, या इसी समय का सदुपयोग वो प्रेशर बढ़ा के अपने किसी को राज्यसभा भेजने में कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल आजम खान शाम तक लखनऊ आने वाले हैं। 23 तारीख को विधानसभा उत्तर प्रदेश का सत्र शुरू होना है, उनको अभी शपथ लेना बाकी है। तो 23 तारीख को मुझे लगता है कि वो शपथ लेंगे और 24 तारीख को ही वहाँ से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 24 तारीख तक ही नाम भरना है। तो क्या आजम खान राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर निकलते ही ये प्रेशर की बात कर रहे हैं, या आजम खान भावनात्मक रूप से इतने टूटे हुए हैं कि जिसकी उम्मीद वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जिस समर्थन या जिस सहयोग की उम्मीद वो करना चाह रहे थे, वो समर्थन सहयोग उनको इन 27 महीनों में उनको या उनके परिवार को नहीं मिला, या आजम खान के जेल में जाने की वजह से समाजवादी पार्टी में जो उनका रुतबा, जो उनका कद था, उसको ठेस पहुंची है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात और है कि आजम खान के जितने चाहने वाले समाजवादी पार्टी में है, उतने ही करीब उनको न चाहने वाले भी हैं, क्योंकि उनका जो मिजाज है वो बिल्कुल अलग तरह का है और वो हर चीज़ अपनी अलग तरह से रखते हैं। ये मामूली बात नहीं है कि कोई आदमी 40-42 साल तक एक ही विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहा हो, लोकसभा सांसद रहा हो, राज्यसभा सांसद रहा हो, तो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो। तो ये देखने उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से आजम खान का अगला रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, आजम खान के नाज नखरे समाजवादी पार्टी उठा सकती है। उनके लिए बहुत लोग उनके जानने वाली मेरी बात होती है तो कहते हैं शायद वो अपना शिवपाल जी के साथ कोई मोर्चा, कोई गठबंधन, कोई कुछ बना लें। लेकिन अभी ये सब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो वो, लेकिन नाज नखरे अपने दिखाते भी रहेंगे। ठीक है राजीव, आते हैं मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कपिश जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए 2-2.5 साल बाद आजम खान आए हैं, रामपुर पहुंचे तो उन्होंने कुछ बोला कुछ ऐसा कि मुझे सब याद है, किसने मुझे दुख दिया है, कौन मुझसे मिला है और किसने मेरे पीछे क्या कुछ कहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो बस इंतजार कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन का। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे दुख किसी और ने नहीं, अपनों ने दिया है, जुल्म अपनों ने ढाए हैं मुझ पर। देखिए विपनेश जी, उनके अपने तो तमाम है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में सभी उनके अपने, और कांग्रेस में भी रहे। हम तो एक चीज ये कह रहे हैं कि आप देखिए रामपुर के अंदर जिस तरीके से 88-89 मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं,
उसमें तो उनके अपनों का ही हाथ रहा। जिनको वो कभी अपना समझते थे, उनके साथ हुआ करते थे, वो कांग्रेस के लोगों ने वहां पर उनको धोखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार अपनी नहीं होती क्या? सरकार सभी की होती है। जिस तरीके से एक सरकार किसी के पीछे रिवेंज ले रही हो, बदला ले रही हो, बकरी चोरी, भैंस चोरी, चप्पल चोरी, बतलाइए, इस तरीके का रिवेंज तो पूरे भारत में किसी प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति ने किसी से नहीं, और वो भी हमारे 10 बार के विधायक है, ऑनरेबल सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को चप्पल चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, जो कि विद्या का एक मंदिर बना रहा है, उसके ऊपर तमाम मुकदमे लाद देना। इनके आकाश सक्सेना जो है रामपुर के अंदर, नूर बानो है कांग्रेस के अंदर, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से उनके साथ किया जो कभी उनके बहुत करीब हुआ करते। नहीं कपिश जी, अगर आप बदले की बात कर रहे हैं, रिवेंज की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी किस बात का रिवेंज लेना चाहेगी? बदला किस बात का लेना चाहेगी? बीजेपी इस बात का बदला लेना चाहती है, जैसे आजम खान साहब एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते, डॉक्टर कफील भी एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे। आज आप देखिए उनको टॉप 10 का उन्होंने गुंडा घोषित कर दिया है। गोरखपुर में राजघाट पे उनका नाम लगा हुआ है। और उन्होंने कैसे कफील खान को, जो डॉक्टर था, जो व्यक्ति किसी की जान बचा रहा था, उसको आपने जेल में कर दिया, उस पर एनएसए लगा दिया कि वो देश तोड़ने की बात कर रहे थे। और बाद में चपेट भी लगी हाई कोर्ट इलाहाबाद की कि नहीं, वो तो देश जोड़ने की बात कर रहे थे, वो तोड़ने की बात नहीं कर रहे। तो क्या कहा जाए, ये अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता जो है, इससे पार नहीं आ पा रहे। और चूंकि आजम खान साहब एक तेज तर्राक नेता थे, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कैसे समाजवादी पार्टी को डैमेज किया जाए, इसकी पूरी रणनीति लगातार 27 महीने चली है। जवाब ले और लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरे विधिक रूप से के साथ साथ, आप देखिए, मैं शुरुआत से आपको कह रहा कि जब आजम खान साहब पे इस तरह के फर्जी मुकदमे लगने लगे, समाजवादी पार्टी ने उसका भरपूर विरोध किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपुर जाकर सड़क पर बैठे। हमारे लेकिन अखिलेश यादव कल वहां नहीं पहुंचे, ट्विटर तक सीमित रहे। शिवपाल यादव बेहद करीब नजर आ रहे हैं, और जानकारी मेरे पास ये भी है कि जब जेल में मुलाकात हुई तो वो शिवपाल यादव से भी मिले, कांग्रेस के नेता से भी मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से वो नहीं मिले। आजम खान, मैं आती हूँ कपिश जी आपके पास, एक मिनट। मैं अनिला सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ, दोबारा आती हूँ। अनिला सिंह जी, सब आरोप आप पर लग रहे हैं, बीजेपी पर। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जानकर भी अनजान बनना इनकी मजबूरी है। कपिश जी ने कहा उनके अपने कांग्रेस वाले हैं, अब ये सोचने का विषय है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर, आजम खान आज की तारीख में आज भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, और कपिश जी कह रहे हैं उनके अपने कांग्रेस वाले। तो अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तो ये नहीं कह रही है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आजम खान के अपने कांग्रेस वाले हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जो है वो उनकी अपनी नहीं है। और जहां तक ये मुकदमों का सवाल उठा रहे हैं साहब, जो प्रताड़ित हैं तो उन लोगों ने मुकदमे लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे नहीं लिखवाए उनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि कोई गरीब आदमी है, उसकी जमीन अगर ले ली है, या उसकी भैंस दबंगई से उठवा ली गई है, या कुछ भी कर लिया गया है, तो वो परेशान हुआ, उसने मुकदमा लिखवाया। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना साहब। पर हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि आजम खान साहब ने जमीनें जो कि इलीगल तरीके से हथियाई उस यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी जो ऐसे लोगों के नाम इन्होंने वो यूनिवर्सिटी रखी है जिन लोगों ने मुस्लिम लीग में एक्टिव होकर इस देश का बंटाधार करने का पूरा प्रयास किया था, उनके नाम तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रखा हुआ, जौहर यूनिवर्सिटी जो है। तो मानसिकता जो है, और ये आजम खान वही है 1965 में जब वॉर चल रहा था, इन रामपुर में इन्होंने सड़क खोद दी थी कि फौज का कारवान जो है वो आसानी से ना निकल सके। उसके बाद इनके साथ क्या किया गया, पर डीएम जो थे वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए कि चलो नवयुवक है, गलती हो गई होगी, इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ा दिया गया था। परंतु अगर उसी वक्त इनका इलाज कर दिया गया होता अच्छी तरीके से, तो शायद आज जो है उत्तर प्रदेश को इस तरीके के नेताओं का सामना नहीं करना पड़ता।
अब तो समाजवादी पार्टी भी अपना पल्ला झाड़ रही है इससे। भारतीय जनता पार्टी को ना लेना एक ना लेना लो। अखिलेश यादव जी जाने, आजम खान जाने, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान जाने, उनका पूरा खानदान जो है, उनकी बीवी जो है उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनके बेटा जो है उसके ऊपर मुकदमे हैं, फ्रॉड के मुकदमे हैं, बिजली चोरी के मुकदमे हैं। तो ये तो सोच रहे थे ना रामपुर और आसपास का इलाका। आजम खान ने कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है और मेरे परिवार के साथ हुआ है मैं भूलूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से व्यवहार किया है उनके साथ, उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो 27 महीने अगर जेल में रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने एक आवाज नहीं उठाई है, उनके लिए सड़कों पर उतरकर संग्राम नहीं किया है कि उनसे बड़ा कोई मुस्लिम नेता नहीं हो सकता। ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ नहीं है, बीजेपी की तरफ है उनका। वो 27 महीने जो जेल में रहे हैं और परिवार और वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, व्यवहार जो किया गया है वो भूलूंगा नहीं। जिसने देखिए, ऐसा पहले तो आजम खान ने जो बोया वो काट गया। 2013 में जिस प्रकार से दंगे हुए और जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे कि हिंदुओं के खिलाफ आप सब कुछ करें, मुसलमानों को बख्शें, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि किस प्रकार से इनका व्यवहार रहा था। ये जाने समाजवादी पार्टी, जाने लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी है। ये वही नेता है ना जो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास फंड कहाँ से है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, यादव जी का जन्मदिन मनाने के लिए, तो दाऊद इब्राहिम। इसीलिए तो उसमें ये पता चल गया कि दंगा फसाद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य अभियुक्त हैं, और वो भी हाई कोर्ट की आज्ञा के बाद हुआ है। कोई FIR पहले नहीं लिखी गई है, शायद इनको नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आ जाती हैं। और सबसे पहली चीज ये बताइए, कातिल कब से मुंसब बन गया? कातिल कब से मुंसब बन गया? उन्होंने तो कहा है कि 27 महीने जिस तरीके से आपने उनके साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है, कभी न कभी आपकी भी सरकार जाएगी और आपको भी पक्ष में बैठना पड़ेगा। उसके लिए आपको भी तैयार रहने की आवश्यकता है। उस समय मत कहिएगा, उस समय मत कहिएगा, जिस समय आपकी सरकार नहीं होगी उस समय आप मत कहिएगा। और एक कातिल बना हुआ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कितने कद्दावर नेताओं के ऊपर आपने चप्पल चोरी और भैंस चोरी का मुकदमा किया? आप इनोसेंट बनने की कोशिश करती हैं। एक मुकदमा मेरा भी तो लिखवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अनिला सिंह ने मेरी चप्पल चुराई है, अनिला सिंह ने मेरी चप्पल चुराई है, एक मुकदमा लिखवा दीजिए। लिखवाइए मुकदमा, लिखेगा कोई मुकदमा, मानेगा कोई मुकदमा। अनिला सिंह, मैं आती हूँ आपके पास, कोई मानेगा क्या? इस देश के अंदर मांगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको चपेट लगाई है। लेकिन कपिल सिंह, ये देखिए ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तो अदालत का फैसला था। अदालत का फैसला था, आजम खान जेल में गए और वो बाहर भी आए हैं, ये सब अदालत का फैसला था। इसमें बीजेपी ना तो जज थी, ना लॉयर थी वहां पर, ना उनकी तरफ से केस लड़ा जा रहा था। मैं आ रही हूं आपके पास, चित्रंजन गगन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रंजन जी, सीबीआई रेड करने पहुंचती है एक नए मामले में, दिल्ली से लेकर पटना तक रेड होती है, लेकिन आपके नेता बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि तोते को फिर बाहर निकाल लिया, अपने इशारे पर नचाया जा रहा है और ये सब चुनाव को देखते हुए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सीबीआई अपना काम कर रही है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैडम, लालू जी 2004 से 2009 तक रेल मंत्री, और जिस शिकायत की बात की जा रही है वह 2008 की बात है। और आज 13 साल 14 साल बाद उस मामले में FIR कर और यह जो है सो रेड किया जाता है, तो यह क्या कहा जाएगा? तो सीधा सवाल है, हर कोई समझता है कि अभी जो माहौल बिहार में बन गया है भाजपा के खिलाफ, चाहे वह बोचहा का चुनाव हो या MLC का चुनाव हो, जिस ढंग से भाजपा को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा और तेजस्वी जी के जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जन स्वीकारता बढ़ती जा रही है, और अभी जातीय जनगणना को लेकर जो एक गोलबंदी हो रही है, अन्य दल भी इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, अन्य नेता भी इस डिमांड के साथ हैं। तो भाजपा में एक बेचैनी और बौखलाहट है, और इसी बेचैनी और बौखलाहट के परिणाम स्वरूप यह भाजपा प्रायोजित रेड है। और यह तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी CBI के बारे में कह चुकी है कि यह तोता है, यह जो है सो अब जो इसकी निगरानी के लिए एक अलग से संस्था बननी चाहिए जो इसका निगरानी करे। तो सुप्रीम कोर्ट भी CBI के चाल चरित्र पर सवाल उठा चुका है। सब जानते हैं कि CBI का इस्तेमाल भाजपा पूरे देश में, आप देख लीजिए, केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में आप उठाकर देख लीजिए जिस ढंग से CBI का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोचिए ना, 2008 में कंप्लेन हुआ, 2009 में
जिस रेलवे को इतना प्रॉफिटेबल बनाए लालू जी, और उस रेलवे के मामला को लेकर यह 14 साल के बाद आप जो है सो FIR कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। इसका मतलब सब लोग समझ रहा है, हर आदमी समझ रहा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कल रेड हुआ, कुछ नहीं मिला। और 2009 तक लालू जी रेल मंत्री थे। 2009 के बाद अब तक 3 बार या तीसरा रेड है CBI का। खूब गले मिले गए, सेवैयां खाई गई। नीतीश जी आपके यहाँ आए और तेजस्वी यादव उनके यहाँ गए। इसमें तेज प्रताप यादव का भी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ हमारी एक सीक्रेट डील हो गई है। तो क्या इसी वजह से, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, नीतीश के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बीजेपी पर सारी उंगलियां उठा रहे हैं, क्या सीक्रेट डील हो गई है क्या? नहीं, भाजपा पर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि अभी जातीय जनगणना का जो सवाल है उस पर जो कमिटमेंट आया है मुख्यमंत्री जी का, और जिस ढंग से सर्वदलीय डेलीगेशन मिला प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो एक मैसेज गया है। और जातीय जनगणना भाजपा करवाना नहीं चाहती है। भाजपा की मंशा नहीं है कि यहाँ पिछड़ों का जो या समाज में अब तक जो आजादी के इतने दिनों बाद तक जिनको जो हक नहीं मिला है, उनका विकास नहीं हुआ है। तो जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो यह पता चल जाएगा कि कौन लोग अभी पिछड़े हुए हैं, किन लोगों के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है। तो जातीय जनगणना के सवाल पर जो लोग जुटे हैं तेजस्वी जी के पहल पर, और उसमें नीतीश जी का भी कमिटमेंट है। अभी नीतीश जी ने कहा है कि हाँ साहब, हम सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब बातों का प्रभाव है। भाजपा घबराई हुई है। भाजपा जो है वह नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, और वह देख रही है कि हाँ साहब, नीतीश कुमार यदि जातीय जनगणना करवा देते हैं तो भाजपा की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। इस पर मैं रिएक्शन अल्लाह सिंह जी से लूंगी, लेकिन पहले पटना लिए चलती हूँ दर्शकों को। सौरभ कुमार, जो यहाँ पर चितरंजन जी कह रहे हैं, क्या यही सब कारण है, यही सब वजह है? क्योंकि हमें मालूम है कि नीतीश कुमार की कई बार तारीफ कर चुके हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप कह रहे हैं सीक्रेट डील है। तो क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, मैं विप्लेश आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है। 5 साल के बाद अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर पहुंचते हैं और इफ्तार में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से यह अचानक नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है काफी मजे हुए नेता हैं और उनका हर कदम जो होता है वह कोई भी कदम उनका बेमतलब नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे जो है कोई ना कोई सोच जरूर रही होगी, और उसके बाद ही तेजस्वी यादव जदयू के इफ्तार पार्टी में जाते हैं। तो नजदीकियां हाल के दिनों में दोनों में बढ़ रही थी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लालू आवास के सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लालू आवास के सामने एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया था। जिस समय सीबीआई की रेड चल रही थी उसी समय शाम के वक्त यह बड़ा सा बैनर लगाया गया था जिसमें यह लिखा गया है कि लालू प्रसाद नाम है मेरा, झुकेगा नहीं। और चारों तरफ से उनको खींचने की कोशिश की जा रही है, चाहे बीजेपी के तरफ से हो, आरएसएस के तरफ से हो, सीबीआई के तरफ से हो, जदयू के तरफ से हो। और यहाँ पर 3 छोटी छोटी तस्वीरें हैं नीचे के तरफ, और वह एक अमित शाह की तस्वीर है, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और तीसरी जो तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। तो यह बैनर और पोस्टर इसलिए लगाया गया था कि एक साथ कई लोगों को मैसेज देना था, चाहे बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर जदयू के कार्यकर्ता हो, और साथ में आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जो राजद सुप्रीमो है वह किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। तो निश्चित रूप से हाल के दिनों में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना को लेकर काफी मुखर हो रहे थे और नीतीश कुमार का उनको साथ मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं यह बेचैनी बीजेपी के अंदर जरूर थी। लेकिन इसके कारण सीबीआई का रेड हुआ, यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह 2009 का मामला है। 2017 में भी सीबीआई का रेड हुआ था। इसके 2009 में ही
सीबीआई को यह केस सौंपा गया था और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुई थी, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम हो, चाहे मीसा भारती का नाम हो। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 2017 में फिर से यह केस नया बना जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से सीबीआई के पास जाकर उन्होंने पुख्ता प्रमाण दिया था और उसके बाद फिर से नया केस बना था और उसी के तहत कल एक बार फिर से सीबीआई की रेड हुई थी। लेकिन यह राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह अगर मामले की बात करें तो यह बिल्कुल अलग है और यह 2009 का मामला है जिसमें पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने 12 लोगों को नौकरी दी थी और उसके बदले में जमीन लिखवाई गई थी। जी चितरंजन जी, आपको जवाब मिल गया होगा, इससे बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। पुराना मामला है जब वो रेल मंत्री थे और कुछ सबूत भी हैं जिसके बिना पर ये रेड हुई है। मैं आती हूँ अनिला सिंह जी, आप जवाब दीजिएगा। कई सारी उंगलियां आप पर उठी हैं और एक ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि जेडीयू और आरजेडी की नजदीकियां बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। देखिए, ऐसा इस पर तो मैं एक ही बात कहूंगी विपनेश जी कि जो इन लोगों ने बोया है वो तो काटना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का विषय उठा लीजिए, कांग्रेस का उठा लीजिए, आरजेडी का उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी जो है जबरदस्ती ये धाराएं लेकर आ गई। भारतीय जनता पार्टी के समय क्या ये रेल मंत्री बने बैठे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी का ये साक्ष्य उठा कर ले आए? तो सीधी सी बात है, अगर आपने चाहे चारा घोटाला किया हुआ हो, चाहे नौकरी के बदले आपने जमीन अलॉटमेंट का घोटाला किया हुआ हो, तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कौन सी जरूरत है? अगर आपके दामन दागदार नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो निश्चित रहिए ना। क्यों ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बीमार हैं, बुजुर्ग हैं? अरे बीमार है, बुजुर्ग है तो ये अधिकार मिल गया क्या? अगर आप डॉक्टर हैं, अभी कपिल श्रीवास्तव जी ने भी एक उदाहरण डॉक्टर कफील का दे दिया था। डॉक्टर हैं तो हमने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड करते हैं, इलीगल ट्रेड करते हैं, उनकी आरती उतारें क्या? अगर आप बड़े नेता हो गए किसी बड़े राजनीतिक दल के बिहार में, तो आपने अगर गलती करी है तो वो माफ हो जानी चाहिए क्या? केवल इसलिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को प्रहार करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ना तो इस तरीके के गैरकानूनी काम करती है, ना घोटाले करती है, और जो घोटाले करते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। 7 पुश्तों के लिए कमा कर छोड़ना चाहते हैं, जनता उनको चुनकर लाती है, जनता का जो पैसा है अपनी झोलियों में भरते हैं, तो उनको तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर बारंबार नजदीकियों पर आपने कुछ नहीं कहा, जेडीयू और आरजेडी में कुछ चल रहा है। अनिला सिंह जी, जो नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तेजस्वी तेज प्रताप आते हैं, तेज प्रताप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार से एक सीक्रेट डील हो गई है, तो नजदीकियों पर आप कहने से बच रही हैं, कुछ नहीं कहा आपने उस पर। ये नीतीश कुमार जी जाने और आरजेडी के नेता जाने, ये भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत संबंध होते हैं, देखिए राजनीतिक संबंध अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। हो सकता है नीतीश जी को सवैया बेहद पसंद हो, बिहार में आपके साथी हैं, या लालू यादव परिवार के घर की बनी हुई, तो ठीक है, वहां जाके रोजा अफ्तार पार्टी अटेंड करके आए, व्यक्तिगत संबंध होंगे इनके, पर व्यक्तिगत संबंध के आधार पे इन्होंने पहले सरकार बनाकर देख रखी है। कितने दिन चली वो? क्योंकि वो तैयार ही नहीं है तेजस्वी के अंडर में काम करने के लिए। कंट्रोल तो तेजस्वी करते थे, उप मुख्यमंत्री थे, पर फिर भी कंट्रोल वो करना चाहते थे। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी एक मंझे हुए नेता हैं, एक बहुत ही मैच्योर्ड है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ठीक है व्यक्तिगत संबंध जहाँ है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए और राजनीतिक रूप से किसके साथ संबंध रखने हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि भाई खरी पार्टी है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए स्टैंड लेती है, इसीलिए लोग चुनकर लेकर आते हैं। लोगों के लिए काम करती है। महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलिएगा, केवल सीबीआई पूछ लेगा, उस पर भी उत्तर दे देंगे। थोड़ा सा कूप मंडूक होकर निकलिए, आरजेडी के प्रवक्ता साहब, कूप मंडूक होकर निकलिए, जरा ग्लोबल सिनेरियो में कंपेयर करिए अपने देश को, किस प्रकार से देश जो है अर्थव्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है। रुकिएगा एक मिनट, दोनों बोलने का तमीज है क्या आपको? कपिल जी, आप कह रहे थे कि उनके नजदीकियों ने धोखा दिया कांग्रेस की तरफ। मैं अब कपिल जी का रुक कर रही हूँ, अनिला सिंह जी और गगन जी, चितरंजन जी रुकिए एक मिनट। कपिल जी, आपने कहा कि नजदीकियों जो नजदीकी थे उन्होंने ही धोखा दिया, लेकिन जेल में जो खबर है
वो शिवपाल यादव से मिलते हैं, कांग्रेस के नेता से भी मिलते हैं, प्रमोद आचार्य कृष्ण, वो गए थे मिलने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से आजम खान मुलाकात भी नहीं करते हैं। और रामपुर पहुंचे हैं तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो अपनों ने ही दुख दिया है, गैरों में इतनी हिम्मत कहां थी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि वो गैर वो हैं कांग्रेस और अदर पार्टी के नेता? देखिए विपनेश, एक बहुत स्पष्ट सी बात कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती से उभरी है, उसको तोड़ने की एक एजेंडा पे कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ लोग मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आजम खान कोई बच्चे तो नहीं है, मजे हुए नेता हैं। नहीं, उनकी बात मैं नहीं नेता हैं। नहीं, उनकी बात ही नहीं कह रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, जिसके एजेंडे पे कुछ लोग चल रहे हैं और कातिल को मुनसब बनाना चाहते हैं। हम तो दिक्कत इस बात की है कि आजम साहब तो कुछ कह ही नहीं रहे। अगर वो हमारे पार्टी के नेता है, उनके पुत्र हमारे पार्टी के नेता है, उनकी पत्नी हमारी पार्टी के नेता है, नहीं, उन्होंने बीजेपी हमारे फाउंडर मेंबर, उनको अगर कोई हमसे दिक्कत होती है, सुनिए, अगर उनको कोई, मुझे तो अपनों ने गम दिया है, अपनों ने जुल्म उठाए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये तो वही बता पाएंगे ना कि उनके अपने कौन है, या हम और आप बैठ करके आप बताएंगे कौन अपने हैं। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि उनके परिवार में भी उनके अपने हैं, समाजवादी पार्टी में सारे नेता उनके हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने उन पर मुकदमे लादे हैं नेम, वो लोग भी एक समय था जिनके लिए आजम खान साहब ने बहुत काम किए, उनकी तरफ का पूरा विधानसभा बनवाया है। तो आप एक बात सोचिए कि जिनको उन्होंने अपना समझा, वो आगे चल करके जो है वो खुद कातिल निकले। तो वो किसके लिए कह रहे हैं वो स्वयं स्पष्ट करेंगे, उसके लिए वो स्वयं स्पष्ट करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आपने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता से नहीं मिलते। आजम खान साहब जब छूटे 27 महीने के बाद, तो सबसे पहले वो हमारे पूर्व एमएलसी के ही पास गए। और जब आपके पत्रकारों ने हमारे एमएलसी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको कोई भी नाराजगी ना समाजवादी पार्टी से, ना हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव तो नहीं गए ना उनको लेने के लिए, अखिलेश यादव तो पहुंचे ही नहीं। अरे सबसे पहली चीज ये है कि अखिलेश यादव पहुंचे नहीं, फिर कह दीजिए मुलायम सिंह यादव पहुंचे नहीं। ये हमारे अपने परिवार का मामला है, इसमें टीका टिप्पणी दूसरे को नहीं करनी चाहिए। और मैं ये पूछ रहा हूं, हम किसी के एसेट एजेंडे पे थोड़ी नहीं चलेंगे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और आपको याद होना चाहिए कि कल ही वाला उद्घाटन हो रहा था ई विधानसभा का। तो आप ये बताइए, तो प्रदेश के लोगों के, सुनिए, जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनकी नुमाइश नहीं की जाती है। ओके, लेकिन जहां हमको अगर जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो हम उस पर खड़े होंगे और हम उस पर जाकर के विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे। हमारे लिए पार्टी में तमाम लोग हैं और सारे लोग हमारे अपने, कोई लोग अपमान कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का, जैसा ये लोग अपमान कर रहे हैं। और इन्होंने शेरवानी का अपमान किया, आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए, सारी जबान खींच करके लाल कृष्ण आडवाणी की बाहर कर दिया इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी ये पार्टी मानी जाती थी, वो पीछे के पोस्टर से गायब हो गए। और देख लीजिए, यशवंत सिन्हा गायब, शत्रुघ्न सिन्हा गायब, जसवंत सिंह गायब, कलराज मिश्रा गायब, रमापति राम त्रिपाठी गायब। ये सारे लोग कहाँ चले गए? ये सारे लोग कहाँ चले गए? आप सिखाएंगे संस्कार अनिला सिंह? आप संस्कार सिखाने लायक नहीं है। आडवाणी जी कहाँ है? जालीदार कहाँ डाल दिया आपने? एक जबान भी आवाज नहीं निकलते। आप ये बताइए, किस आदमी ने पार्टी को बनाया? किस आदमी ने पार्टी को 2 सीटें 187 सीट की? ऐसी पार्टी के बनाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? जो है संस्कारी पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को राष्ट्रपति कब बनाइएगा? राष्ट्रपति कब बनाइएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को? चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यही विराम देना होगा। देखिए, जब भी ऐसी सियासी हलचल हुई है तो बहसबाजी इसी तरीके से देखने को मिली है। लेकिन बिहार से लेकर यूपी तक 2 सियासी बड़ी खबर, उसको लेकर सबकी नजर भी है कि बिहार में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। क्या नीतीश और लालू नजदीक आ रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बेचैनी बढ़ गई है? और दूसरी तरफ आजम का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाएगा? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।